तो अपन पढ़ रहे थे बेटा ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था सांख्यिकी के आधार पर। एक तो अपन पढ़ते बेटा थर्मोडायनेमिक्स में, और एक कल पढ़े सांख्यिकी के आधार पर। बताओ क्या था, 3 निकाय थे ए बी व सी। जब निकाय दो पृथक पृथक निकाय, क्या बोला था अपन ने कि 2 पृथक पृथक निकाय सेपरेट सेपरेट सिस्टम किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो, ऊष्मीय संतुलन में हो, हीट इक्विलिब्रियम में हो, तो वे आपस में भी क्या होते हैं, ऊष्मीय संतुलन में होते हैं, हीट इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो अपन ने इसका बीटा प्राचार क्या माना था, बीटा ए, इसका बीटा बी, इसका बीटा सी। बीटा प्राचार क्या होता है आप बखूबी जानते हो। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, बीटा प्राचार, जिसको अपन ने डिटेल में निकाल भी लिया, ठीक है। तो बताओ जब ए और सी संतुलन में है तो क्या लिखेंगे, बीटा ए बराबर बीटा सी, और बी और सी भी संतुलन में है तो बीटा बी बराबर बीटा सी। तब क्या लिखा था अपन ने, बीटा ए बराबर बीटा बी बराबर बीटा सी, ये अपन ने लिख लिया था, ठीक है। तो यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो इसके नीचे एक लाइन लिखो, अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में, अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में ए और बी को ऊष्मीय साम्य में लाया जाए, ऊष्मीय साम्य में लाया जाए, सॉरी ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में ए और बी को ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए। सेकंड डायग्राम अपन ने दोनों के बीच की जो ऊष्मीय रोधी दीवार थी, नॉन कंडक्टिंग वॉल को हटा देता, याद हो तो। ए और बी को ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो इनके मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान, ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। अतः स्पष्ट है निकाय ए और बी भी, अतः स्पष्ट है निकाय ए और बी भी ऊष्मीय साम्य में होंगे, निकाय ए और बी भी ऊष्मीय साम्य में होंगे। ऊष्मीय साम्य में होंगे। आगे आंसर लिखो, इस प्रकार स्पष्ट है कि दो पृथक पृथक स्थूल निकाय, इस प्रकार स्पष्ट है कि दो पृथक पृथक स्थूल निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संपर्क में, किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संपर्क में और साम्य में हो,
ऊष्मीय संपर्क में और साम्य में हूं तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होंगे। इसे ही बच्चों ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहते हैं। इसे ही ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहते हैं। लिख लिया सब बच्चों ने? अगला आंसर लिखो। ऊष्मीय साम्य का पता लगाने के लिए, अगला आंसर को बताओ। ऊष्मीय साम्य का पता लगाने के लिए स्थूल निकायों के साथ स्थूल निकायों के साथ एक भौतिक गुण संबंधित करते हैं। इसे परम ताप कहते हैं। इसे परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। परम ताप कहते हैं। ये लिख लो। लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लिया? चले आगे। तो बताओ, सबसे पहले ताप की जो अवधारणा दी गई, सबसे पहले जो टेम्परेचर के बारे में जो बताया गया, ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम में बताया गया। ताप की अवधारणा ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम में दी गई थी। ठीक है, क्योंकि बेटा बीटा प्राचाल तो अपन नहीं माप सकते। भाई ऊष्मीय साम्य में अपन ने क्या देखा, अपन जानते हैं कि जब भी दो निकाय ऊष्मीय साम्य में होंगे तो एक का बीटा प्राचाल दूसरे के बीटा प्राचाल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ऊष्मीय साम्य का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बीटा प्राचाल निकालने पड़ते हैं। अगर दोनों स्थूल निकायों के बीटा प्राचाल समान है, तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों स्थूल निकाय क्या है, साम्य अवस्था में। किसमें है, साम्य अवस्था में। राहुल लोधा बेटा क्या कर रहा है यहाँ पे? ये तो बीएससी सेकंड ईयर चल रही। तू 12वीं का बालक क्या कर रहा है यहाँ पे? है ठीक है, तो बेटा साम्य का पता लगाने के लिए बीटा प्राचाल तो नहीं निकाल सकते। तो एक ऐसी भौतिक राशि संबंधित की गई जिसको हम मापन किया जा सकता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ताप। ताप बोलते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक यही है। तो ताप को मापने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है बेटा, पैमाना। जैसे लंबाई को मापने के लिए आपको चाहिए पैमाना, ठीक है, ऐसे ताप को मापने के लिए भी क्या चाहिए होता है, पैमाना चाहिए होता है। तो लिखो सब बच्चे अगला टॉपिक लिखो सब बच्चे।
सब बोझे लिखो, लिखो ताप पैमाना और तापमापी। अगला टॉपिक लिखो सब बोझे, ताप पैमाना और ताप पैमानी, ताप पैमाना और तापमापी। एक 12वीं क्लास का बालक आएगा, सोच रहा होगा कहीं चल रही है, जब इसे देखा तो मास्टर पढ़ा क्या। चले, अरे चले, हाँ हूँ तो बोल दो, वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। चलो अब बेटाओ ध्यान से सुनो, ध्यान से बताओ, मैं तुमसे पूछूं, बताओ तुम्हारे कमरे का ताप कितना है? तुम्हारे कमरे का ताप कितना है? सैंतालीस डिग्री। और अभी भी 27 है क्या? अरे अभी भी 27 है क्या? थोड़ी देर ठंड पड़ने लगी, 22-23 होगा अभी तो, 23 के आसपास होगा, 23-22 अभी जो सर्दी लग रही है मुझे, थोड़ा पंखा चला रहा है, फैन ऑन कर रखा है मैंने। 30 ललित बेरवा करा है, 30 ललित बेरवा के कमरे का ताप 30। तो हीटर वीटर लगा रखा है क्या है? ये तेरा गांव सूर्य के करीब होगा तेरा गांव। हाँ मतलब कमी है बेटा, 25 से भी कमी है, मतलब 22-23 के आसपास होगा। ठीक है तो सुनो सुनो, तो बताओ मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने तुमसे कहा कि बेटा ताप बताओ तुम्हारे कमरे का, तो कोई बच्चा कह रहा है 30, कोई कह रहा है 27, कोई कह रहा है 24, कोई कह रहा है 25, कोई कह रहा है 23। ये बता, तो आप ताप को किसके रूप में व्यक्त कर रहे हो? संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हो। ताप को सदैव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ताप को सदैव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। और बेटा जिस भौतिक राशि को संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, जिस भौतिक राशि को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसको मापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है। होती कि नहीं होती? होती। ऐसे बेटा लंबाई को अपन संख्या में व्यक्त करते हैं, तो लंबाई को मापने के लिए पैमाने की आवश्यकता होती है। अगर लंबाई को सेंटीमीटर स्केल पर मापोगे तो लिखोगे 5 सेंटीमीटर, और अगर लंबाई को मीटर स्केल पर मापोगे तो लिखोगे 10 मीटर, जो भी आप लंबाई माप रहे हो। अगर मीटर को फुट स्केल पर मापोगे तो लिखोगे 5 फुट, जिसको भी आप माप रहे हो। तो बेटा लंबाई को अपन संख्या में व्यक्त करते हैं, और संख्या को मापने के लिए क्या चाहिए? पैमाना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे? स्केल बोलते हैं, है ना। ऐसे बेटा यहाँ पर ताप को भी सदैव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। टेम्परेचर को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर की फॉर्म में। और बेटा जब इसको नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेजर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। उस स्केल को अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर स्केल। तो ताप को सदैव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस संख्या को मापने के लिए एक पैमाना चाहिए होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ताप पैमाना। क्या बोलते हैं? ताप पैमाना बोलते। अब ताप पैमाना अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर मापोगे, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर मापोगे तो ताप का मात्रक क्या बन जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप केल्विन पैमाने पर मापोगे तो केल्विन लग जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट पर नापोगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट लग जाएगा। तो जिस पैमाने पर तुम ताप को नापोगे उसके पीछे उसी की यूनिट लग जाएगी। जैसे लंबाई में mm होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, फुट होता है, ऐसे। तो ताप को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसको ताप पैमाना बोलते हैं। और ये ताप पैमाना जिस उपकरण में लगा होता है, और ये ताप पैमाना जिस उपकरण में लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं? तापमापी, थर्मामीटर।
क्या बोलते हैं, तापमापी। इज इट क्लियर टू ऑल, यस और नॉट, राइट डाउन इन चैट सेक्शन प्लीज, फास्ट। क्लियर है, क्लियर है, लिखो 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 सब बच्चे लिखो। ताप को सदैव संख्या के रूप में, ताप को सदैव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ताप को सदैव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, अतः ताप को मापने के लिए, एक पैमाने की आवश्यकता होती है, ताप को मापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है, जिसे ताप पैमाना कहते हैं, ऐसा यंत्र जिसमें ताप पैमाना लगा होता है, ऐसा यंत्र जिसमें ताप पैमाना लगा होता है तापमापी कहलाता है, ऐसा यंत्र जिसमें ताप पैमाना लगा होता है तापमापी कहलाता है। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटाओ, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। अब बेटाओ ताप पैमाना बनाने के लिए, ताप पैमाना बनाना बता रहा हूं कैसे बनाते हैं। ताप पैमाना बनाने के लिए दो बिंदुओं का चयन करते हैं, 2 पॉइंट चाहिए अपन को, 2 पॉइंट चाहिए, 2 बिंदुओं का चयन करते हैं और ऐसे 2 बिंदुओं का चयन करते हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं जो इजीली आसानी से कहीं भी अपन को मिल जाए, बताओ ऐसे कौन से 2 बिंदु हैं जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे, मिल सकते हैं या मिल जाते हैं, जल्दी बताओ। और एक ताप पैमाना तुम्हारे खोपड़ी में पहले से सेट है, अरे एक ताप पैमाना तुम्हारे खोपड़ी में पहले से सेट है, बताऊंगा कैसे। बताओ ऐसे 2 बिंदु जो तुम्हें आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं या मिल सकते हैं, अभी भी तुम्हारे पास है, अरे अभी भी तुम्हारे पास है, बताओ। वेरी गुड। एक बच्चे ने और एक बच्ची ने बिल्कुल सही लिख दिया है। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पॉइंट, और जल का भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपन को बेटा आसानी से मिल जाता है। तो 2 बिंदुओं का चयन करते हैं और ये 2 बिंदुओं का चयन तो अपन को पता ही है, साथ में अपन को ये भी पता है कि इन पर ताप कितना होता है, मतलब ताप क्या होता है ये भी अपन को पता है। एक ताप पैमाना तुम्हारे माइंड में पहले से सेट है, कैसे सेट है, तुम्हें 0 डिग्री पता है, भाई 0 डिग्री कितना ठंडा होता है तुम्हें ये भी पता है कि नहीं, रहेगी नहीं, 0 डिग्री पता है ना कितना ठंडा होता है, पता है, वेरी गुड। और तुम्हें ये भी पता है कि 100 डिग्री कितना गर्म होता है, तुम्हें ये भी पता है कि 100 डिग्री कितना गर्म होता है। तो बताओ 2 बिंदु है कि नहीं तुम्हारे पास पहले से ही ऐसे, अरे 2 बिंदु है कि नहीं है,
अरे हाँ हूँ तो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, सबको बोलना है, लिखने में आलस मत करो। कौन टाइप करेगा? वीडियो तो ऑन कर नहीं देखी तुमने? वीडियो ऑन कर लो तो मुंडा हिला देते यूँ, मुझे पता चल जाता। वीडियो तो ऑन करेंगे नहीं। चलो सुनो, तो बेटाओ अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे कमरे का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, मानोगे नहीं मानोगे? सही है गलत? मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे कमरे का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है गलत? बताओ। रॉन्ग, रॉन्ग, मुझे रॉन्ग बोल रहा है तू, मास्टर को रॉन्ग। मैं कह रहा हूं तुम्हारे कमरे का ताप 50 डिग्री है, सही है गलत? जल्दी बोलो। एक बालक कह रहा है गलत। गलत? मास्टर को गलत बता रहे हो? चलो मैं तुमसे कहूं तुम्हारे कमरे का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है गलत? सही है गलत? मैंने तुमसे कहा तुम्हारे कमरे का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुम कह रहे हो सर गलत। गलत कह रहे हो सर आप गलत कह रहे हो। मैंने तुमसे कहा कि बेटा तुम्हारे कमरे का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुमने कहा सर गलत। तुम कह रहे हो सर गलत है। मैंने कहा सर बेटा तुम्हारे कमरे का ताप 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुमने कहा सर हाँ ये मान सकते हैं, ये हम मान सकते हैं, 23 मान सकते हैं, 24 मान सकते हैं, 22 मान सकते हैं, 25 भी हम मान सकते हैं, इतना तो हम मान सकते हैं। पर आप लंबी लंबी फेंकोगे, लंबी लंबी दोगे, आप कहोगे कि सर 50, तो नहीं माने। अरे नहीं माने, मैं कहूँ 10, नहीं माने। क्योंकि बेटा क्यों नहीं मान रहे हो आप? क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि आपको पता है 50 डिग्री कितना गर्म होता है, 50 डिग्री कितना गर्म होता है। और कमरे का जो ताप है, कमरे का वातावरण इतना गर्म नहीं है, इतना गर्म नहीं है। तो तुमने कहा कि सिर्फ 50 तो हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है बेटा, चलो 50 नहीं हो। फिर मैंने कहा कि बेटा 10 डिग्री है। फिर तुम्हारे माइंड में आई यार हमें पता है 10 डिग्री बहुत ठंडा होता है, 10 डिग्री तो बहुत ठंडा होता है, तो कमरे का ताप तो इतना ठंडा है ही नहीं, मतलब 10 डिग्री भी नहीं। तो ये आप क्या कर रहे हो? ताप का मापन ही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? ताप का मापन ही कर रहे हो। मैंने कहा बेटा तुम्हारे कमरे का ताप 23 डिग्री है, तूने कहा सर इतना मान सकते हैं, 23 भी हो सकता है, 24, 25 इतना तो हो सकता है, लगभग ऊपर नीचे हो सकता है, 23 से 25 के बीच में हम मान सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आप ताप का मापन किया आपने। तो ताप का मापन कैसे किया? इससे और इससे तुलना करी तुमने, 0 डिग्री 100 डिग्री से तुलना करी। तो मैंने जब मैंने तुम्हें 50 दिया तो तुमने इससे तुलना करी, क्योंकि ये तो बहुत गर्म होता है और ये बहुत ठंडा होता है। तो जब मैंने तुम्हें 50 दिया तो तुमने 100 से तुलना करी, तुमने कहा नहीं है सर इतना गर्म नहीं है हमारा कमरा। फिर मैंने तुम्हें 10 डिग्री दिया तो तुमने इससे तुलना करी, तुमने कहा सर नहीं है इतना ठंडा भी नहीं है मास्टर इतना ठंडा। फिर मैंने कहा कि 23, फिर तुमने कहा सर इतना हम मान सकते हैं, इतना हम मान सकते हैं। तो बेटा आप क्या कर रहे हो? ताप का मापन कर रहे हो। किनकी सहायता से? किसकी सहायता से कर रहे हो? 0 से 100 के बीच, 0 से 100 के बीच। चलो अब मैं तुमसे पूछूं, ये तो तुम्हें पता है, अब मैं तुमसे पूछूं बताओ र्यूमर स्केल पर, र्यूमर एक स्केल होता है, जैसे सेंटीग्रेड स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, र्यूमर भी होता है। मैं तुमसे बोलूं बताओ र्यूमर पर कमरे का ताप बताओ। अब बताओ र्यूमर स्केल पर बताओ। हाँ क्या ना, याद है कि नहीं? र्यूमर पर बता दो। क्या पता? हाँ आएगी ना बात असली वाली, क्या पता खाई याद कोणी। र्यूमर पर बता दो, फ़ारेनहाइट पर बता दो, र्यूमर फ़ारेनहाइट पर बता दो। एक सबको याद नहीं होगा, सुनो ध्यान से। क्यों याद नहीं है बेटा? क्योंकि आपको इनके 2 बिंदु पता नहीं है, इसके 2 बिंदु पता नहीं है आपको। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड के 2 बिंदु पता है, 0 और 100, इसके 2 बिंदु आपको पता नहीं है, इसके भी 2 बिंदु आपको पता नहीं है। तो क्या शिक्षा मिली? 2 बिंदु पता होने चाहिए, 2 बिंदु पता होंगे तभी ताप का मापन कर पाएंगे, 2 बिंदु नहीं होंगे ताप का मापन नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ऐसे दो बिंदुओं का चयन करते हैं जो अपन को आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। जैसे अभी के अभी कहाँ मिल गए, 0 100 मिल गए, 0 डिग्री 100 डिग्री अपन कहीं भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो लिखो सब बच्चे एक लाइन से। ताप पैमाना बनाने के लिए, ताप पैमाना बनाने के लिए ऐसे दो बिंदुओं का चयन करते हैं। ताप पैमाना बनाने के लिए ऐसे दो बिंदुओं का चयन करते हैं जो कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जैसे जल का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु, जल का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु, और इनके बीच के अंतराल को, और इनके बीच के अंतराल को बराबर भागों में, ऐसे लिखो, और इनके बीच के अंतराल को 100 बराबर भागों में, 0 डिग्री और ये 100 डिग्री है, इनके बीच का जो अंतराल है इनको 100 बराबर भागों में बांट दो। 1 2 3 4 5 50 60 70 80 90 99 और ये 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। एक भाग क्या कहलाता है, 1 डिग्री, एक भाग क्या कहलाता है, 1 डिग्री। तो लिखो, और इनके बीच के अंतराल को 100 बराबर भागों में विभक्त कर देते हैं और एक भाग का आकार 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। एक भाग का आकार 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। लिख लिया? लिख लिया? अब बेटाओ ध्यान सुनो, ताप के मापन के लिए ध्यान सुनो, ताप के मापन के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे गुण का चयन करते हैं। ताप के मापने के लिए ऐसे गुण का चयन करते हैं जो ताप का रेखीय फलन हो। टेम्परेचर मेजर करने के लिए बेटा अपन क्या करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं जो टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन हो। बताओ ऐसी कोई एक गुण का नाम बता दो मेरे को, ऐसा कोई गुण बता दो जो ताप के सीधे समानुपाती हो या ताप पर निर्भर करता हो। जल्दी बताओ, जल्दी। ऐसा कोई गुण जो ताप पर निर्भर करता हो, कोई गुण तो याद होगा ऐसा तुम्हें? नेक्स्ट बेटा नाम लिखो, नाम। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे गुण है ऐसे, तो बहुत सारे तुमने 12वीं क्लास में सुना होगा, प्रतिरोध ताप के सीधे समानुपाती होता है। प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होती है।
प्रतिरोधकता ताप के क्या होती है, समानुपाती। ऐसे तो इस गुण की बात कर रहा हूं। तो ताप को मापने के लिए ऐसे गुण का चयन करते हैं, ऐसे गुण का चयन करते हैं जो ताप का रेखीय फलन होता है, जैसे प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और बताओ, और बताओ, प्रसार। प्रसार भी बेटा ताप के सीधे समानुपाती होता है, एक्सपेंशन। और बताओ, चुंबकीय प्रवृत्ति, चाई मतलब काई, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो ताप के मापन के लिए ऐसे गुण का चयन करते हैं जो ताप का रेखीय फलन होता है, ठीक है। तो आपने वो देखा होगा, जिस गुण को अपन ताप के मापने के लिए अपन उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्रतिरोधकता हो गई, प्रतिरोध हो गई, चुंबकीय प्रवृत्ति हो गई, प्रसार हो गया, तो जिस गुण का अपन उपयोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं ताप मापक गुण। क्या बोलते हैं, ताप मापक गुण। तो मान लिया ताप मापक गुण क्या है, एक्स। ताप मापक गुण क्या मान लेता हूं, एक्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, ताप समानुपाती एक्स लिख सकते हैं। एक्स को मापकर ताप सीधे समानुपाती है ना। डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, थर्मामीटर लगा था तुम्हारे मुंडा में, लगा था थर्मामीटर, या साइड में थर्मामीटर लगा देता है यहाँ पे। तो उस थर्मामीटर बताओ ताप को मापने के लिए कौन से गुण का उपयोग करते हैं, जल्दी बताओ। डॉक्टर के पास जब अपन जाते हैं तो वो जो थर्मामीटर लगाता है, उस थर्मामीटर में ताप को मापने के लिए पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग करता है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, सबको आंसर लिखना है प्रसार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रसार का। बताओ उस थर्मामीटर में क्या भरा हुआ होता है, वेरी गुड, एक्सपेंशन का। क्या भरा होता है, क्या भरा होता है, पारो, 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 पारा भरा होता है, पारा। तो बताओ जैसी, हाँ, मरकरी, मरकरी है, मरकरी। सुनो, तो बताओ जैसे अपन को बुखार आता है तो बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाती है, बॉडी की होती है गर्म। जैसे वो थर्मामीटर अपने संपर्क में आएगा, थर्मामीटर संपर्क में आएगा, बताओ बताओ, पारो लंबी हो जाएगी, पारो क्या हो जाएगी, लंबी। और जब पारो लंबी हो जाएगी इसका मतलब ताप बढ़ा हुआ है, ताप क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसी थर्मामीटर को बर्फ में रख दो, बर्फ में रख दो, बताओ पारो, अरे पारो सिकुड़ जाएगी, पारो की लंबाई क्या हो जाएगी, कम। तो पारो की लंबाई को माप कर, पारो का प्रसार माप कर, कितना प्रसार हो रहा है, उस पारो का प्रसार माप लो, उस पारो का क्या माप लो, प्रसार। पारो कितनी लंबी हुई वो देख लो, ताप का मापन हो जाएगा। पारो की लंबाई में कितनी कमी आई वो देख लो, ताप का मापन हो जाएगा। हाँ के ना, हाँ के ना। अगले आंसर को सब बच्चे लिखो फटाफट। ताप के मापन के लिए, ताप के मापन के लिए पदार्थ के ऐसे गुण का चयन करते हैं, ताप के मापन के लिए पदार्थ के ऐसे गुण का चयन करते हैं, ताप के मापन के लिए पदार्थ के ऐसे गुण का चयन करते हैं जो ताप का रेखीय फलन होता है, जो ताप का रेखीय फलन होता है, इसे ताप मापक गुण कहते हैं, इसे ताप मापक गुण कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, माना अज्ञात ताप पर, माना अज्ञात ताप T पर
माना अज्ञात ताप T पर ताप मापक गुण, माना अज्ञात ताप T पर ताप मापक गुण स्मॉल x हो, स्मॉल x हो, तब छाप लो, जल्दी छाप लो। ये लिख लिया था सब बच्चों ने। चलो अब बेटाओ ध्यान समझना, ध्यान सुनो। तो बेटाओ अज्ञात ताप ज्ञात करने के लिए, अज्ञात ताप ज्ञात करने के लिए आपको एक ताप पहले से ज्ञात होना चाहिए, एक ताप अपन को पहले से ज्ञात होना चाहिए। जैसा भी अपन ने एग्जांपल देखा, कमरे के टेम्परेचर का अपन एग्जांपल देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे, माना ज्ञात ताप T1 पर, T1 जो ताप है वो ज्ञात है, एक ताप ज्ञात होना चाहिए तभी आप अज्ञात ताप ज्ञात कर सकते हो। माना ज्ञात ताप T1 पर ताप मापक गुण, ताप मापक गुण x1 हो, क्या हो, x1 हो। एक ताप पहले से ज्ञात होना चाहिए, साथ में उस ताप पर आपको ताप मापक गुण भी ज्ञात होना चाहिए। जैसे आप मान लो प्रतिरोध का एग्जांपल ले रहे हो, ठीक है, तो आपको एक ताप पर एक ताप ज्ञात होना चाहिए और उस ताप पर आपको प्रतिरोध भी ज्ञात होना चाहिए। जैसे बताओ तो क्या लिखूंगा, T1 बराबर AX1, इक्वेशन नंबर 2, अज्ञात ताप क्या है, T है, तब इक्वेशन 1/2 कर दो तो T/T1 बराबर क्या आएगा, x/x1। तो बताओ T बराबर क्या आएगा, x/x1 इंटू T1, इक्वेशन नंबर 3। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। लिख लिया, अरे लिख लिया, सब बच्चों ने लिख लिया। अगला आंसर लिखो, उपरोक्त सूत्र से, अगला आंसर को बताओ, उपरोक्त सूत्र से अज्ञात ताप ज्ञात करने के लिए, उपरोक्त सूत्र से अज्ञात ताप ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि, उपरोक्त सूत्र से अज्ञात ताप ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि एक ताप पूर्व में ज्ञात हो, एक ताप पूर्व में ज्ञात हो और जिस पर ताप मापक गुण भी, और जिस पर ताप मापक गुण भी ज्ञात हो, जिस पर ताप मापक गुण भी ज्ञात हो, जैसे जल का त्रिक बिंदु, जैसे जल का त्रिक बिंदु, जैसे जल का त्रिक बिंदु। अगला आंसर लिखो, जल के त्रिक बिंदु पर ताप कितना होता है, जल के त्रिक बिंदु पर ताप कितना होता है, ये लिख रहा 273.16 केल्विन। जैसे जल का त्रिक बिंदु, अगला आंसर जल के त्रिक बिंदु पर ताप, ये लिखो 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। यदि इस पर ताप मापक गुण का मान,
यदि इस पर ताप मापक गुण का मान XTR हो, XTR ट्रिपल पॉइंट XTR हो तो वो फॉर्मूला लिख लो बस। X तो बेटा ताप मापक गुण है, X क्या बन जाएगा X1 XTR और T1 ज्ञात ताप जिसे जल का त्रिक बिंदु, ठीक है। आपको X और XTR देगा तो अज्ञात ताप ज्ञात कर सकते हो, ये लिख लो बस। लिख लिया सब बच्चों ने लिख लिया।